आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो बंगाल से आ रही है। हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये सब सुनते थे, लेकिन अब बीजेपी कह रही है बंगाल में हो क्या रहा है। ये तस्वीर देखिए कभी आपने, बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां वोटिंग हो रही थी, वोट देने जाते हैं आप ईवीएम से, वहां पंचायत चुनाव बंगाल में हो रहे थे बैलेट बॉक्स से। बैलेट बॉक्स फूंक दिए गए। सोचिए, पुलिस के सामने, केंद्रीय सुरक्षा बलों के सामने यह हिंसा हुई है। बैलेट बॉक्स फूंक दिए गए। आखिर क्या हो रहा है बंगाल में? आज से पहले ऐसा चुनाव आपने देखा है जहां बैलेट बॉक्स फूंक दिया गया? इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें मत पेटियां, जिसमें लोग वोट डालते हैं, उसे आग लगा दी है लोगों ने। कौन है बंगाल में करने वाला, जिसको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, चुनाव पर भरोसा नहीं? कौन आग लगा रहा है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देखिए, बैलेट बॉक्स को लाठियों से पीट रहे हैं। ये कौन लोग हैं बंगाल में? ये लोग कहां से आते हैं? ये क्या इस देश के नहीं है? ये क्या भारत के रहने वाले लोग नहीं है, जिन्हें भारत के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं? देखिए, बैलेट बॉक्स से पर्चियां निकाली है, पर्चियों में आग लगा दी है जो लोगों ने वोट दिए थे। ये देखिए, कौन है ये? किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या कर रहे हैं ये? आखिर खुलेआम धवल्ले से, बिना रोक टोक, बेखौफ होकर आग लगा रहे हैं, बैलेट बॉक्स पे तोड़ दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर। बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा है। ये देख रहे हैं तस्वीर, एक शख्स बैलेट बॉक्स हाथ में लेकर भाग गया। यह है बंगाल में लोकतंत्र का हाल। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बड़ा सवाल देश पूछ रहा है। देश जानना चाहता है, बंगाल इस हिंदुस्तान का अगर हिस्सा है तो उसमें शांतिपूर्ण चुनाव क्यों नहीं हो सकते? अगली तस्वीर दिखाई जाए। ये आप देख रहे हैं, बैलेट बॉक्स पानी में फेंक दिया, यानी कहीं आग लगा दी, कहीं कोई लेकर भाग गया, किसी ने इसे तोड़ दिया और किसी ने पानी में फेंक दिया। यह है बंगाल में लोकतंत्र के हालात। बीजेपी सवाल पूछ रही है, बंगाल में डेमोक्रेसी बची है या सिर्फ कागजों में है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। गोलियां चल रही चुनाव के दौरान, हाथों में कट्टे, गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को। पुलिस कहां है यहां? सवाल ये, बीजेपी सवाल पूछ रही है, प्रशासन कहां है? सुरक्षा कहां है लोगों के सामने? देखिए जरा, हाथ में कट्टा लिए हुए, पिस्तौल लिए हुए हैं और सीधे गोली चला रहा है। आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बंगाल में कहां कहां हिंसा हुई। बंगाल चुनाव में जलने लगा। ये पहली तस्वीर नहीं देख रहे हैं आप। विधानसभा में भी ये हुआ, लोकसभा में भी ये हुआ। हर चुनाव में बंगाल क्यों जलता है, बुनियादी सवाल है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बंगाल का नक्शा आ गया। अब देखिए जरा, ऊपर से शुरू करिए, कूच बिहार, उसके बाद दक्षिणी दिनाजपुर, नारायणपुर, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, हुगली, नादिया, बैरकपुर, नॉर्थ 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। यह है बंगाल। यह तस्वीर अफसोसनाक है जो बंगाल से निकलकर सामने आ रही है कि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। देश में एक ऐसा सूबा भी है जहां लोकतंत्र पर यकीन ही नहीं बचा है। दरअसल तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए बंगाल में कैसे हिंसा हुई और कितना नुकसान हुआ। यह आप देख रहे हैं बैलेट बॉक्स, मत पेटियां हैं जिसे फूंक डाला गया है, आग लगा दी गई है। बंगाल पंचायत चुनाव की 64,874 सीटों पर वोटिंग हुई। 9,013 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे। सुबह 7 बजे से बंगाल में वोटिंग शुरू हो गई थी। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। बंगाल हिंसा में 17 लोगों की आज के आज हत्या कर दी गई। यह कैसा चुनाव है? 17 लोग जान से मार दिए गए बंगाल में। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की हत्या का दावा है। कूच बिहार में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। चुनावी हिंसा में अब तक 34 लोगों की हत्या हुई है। 34 लोग मार दिए गए। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में हिंसक झड़प हुई। कूच बिहार में मतपेटी लूट कर ले गए। दिनहाटा में बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। लोगों ने बैलेट बॉक्स एक तालाब में फेंक दिए। साउथ 24 परगना में बमबारी में कई लोग घायल हो गए हैं। खबर यह है, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर हमले की कोशिश की गई है।
दक्षिणी दिनाजपुर में सुकांत माजूमदार पर पथराव किया गया है। बैरकपुर में मतदान के दौरान फायरिंग हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप लगा है। नॉर्थ 24 परगना में आगजनी की घटना हुई। हर शहर का यह हाल। नारायणपुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। साउथ 24 परगना में टीएमसी आईएसएफ में झड़प हुई और हुगली में निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट को गोली मार दी गई है। मालदा में बमबारी में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया है। यह है बंगाल के हालात। एक चुनाव में, आखिर एक चुनाव में बंगाल की असली तस्वीर निकलकर क्यों सामने आ जाती है? सुनिए जरा, बीजेपी हमलावर है, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। गांव पंचायत चुनाव प्रोसेस के दौरान और भी 35 मौत हो गया, डेथ हो गया। ये बहुत पेनफुल इंसिडेंट है, एक्सेप्शनल इंसिडेंट है। सेंट्रल पुलिस को इस लोग इस्तेमाल नहीं किया। सब डीसीआरसी में ये लोग पूरा गैरेज कर दिया। कौन लोग? ममता भतीजा और कौन है? सब लैंप पोस्ट। और रात भर तो तांडव सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने किया और हमारे कार्यकर्ता जिनको हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही है? ये तो सवाल होता ही खड़ा। Political environment and the electoral environment in Bengal has been simply vitiated by violence and violence and violence. TMC's workers, TMC's goons. अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे टीएमसी के गुंडे। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, पत्थर चल रहे हैं। ये देख रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। कौन है ये लोग जो चुनाव में निकलकर सामने आ जाते हैं, जिनके हाथों में पत्थर होते हैं? कौन देता है इनके हाथों में पत्थर? कौन देता है इन्हें शह कि जाइए चुनाव में जाकर पत्थर चलाइए, आग लगाइए, गोली चलाइए, बम बरसाइए? अगली तस्वीर दिखाइए। अब ये नंदीग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। नंदीग्राम में बीजेपी जो कैंडिडेट था उस पर हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है पीयूष और बूथ एजेंट, उस पर हमला किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। गाड़ियों में आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी गई। ये बाइक देख रहे हैं, बाइक को आग लगा दी गई। उसके बाद आप देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी है जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी हमलावर है ममता बनर्जी पर और सीधा सवाल पूछ रही है, ये कैसा राज्य है जिस राज्य में न पुलिस का पता है, न प्रशासन का पता है, न शासन का पता है? बीजेपी का सवाल लाजमी भी है। बीजेपी जानना चाह रही है कौन है जो आग लगवा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा बंगाल में हिंसा की एनआईए जांच होनी चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए जो हालात बने। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी ने बंगाल में आतंक की बारिश कर दी। इसमें 26 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए। कुणाल घोष टीएमसी के नेता कह रहे हैं केंद्रीय बलों ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। तो क्या ये पत्थर केंद्रीय बल चला रहे थे? क्या ये बम केंद्रीय बल चला रहे हैं? बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, कुणाल घोष कह रहे हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर कह रहे हैं बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। बंगाल में हिंसा पर विपक्षी दल आखिर चुप क्यों है? बुनियादी सवाल ये। सुकांत माजूमदार जिनके ऊपर हमला हुआ, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं बंगाल में चुनाव के दौरान अराजकता हुई। राज्य चुनाव आयोग हिंसा रोकने में विफल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है बंगाल में कानून व्यवस्था फेल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पंचायत चुनाव में खुलकर धांधली हो रही है। शशि पांजा मंत्री है बंगाल में, उनका कहना है बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट ने हिंसा की है। देखिए सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, अगर मेरी सरकार है राज्य में तो राज्य में एक चींटी भी मरेगी तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। मंत्री जी का कहना है टीएमसी नेता को निशाना बनाया गया। उसके अलावा निशत प्रमाणिक कह रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं बंगाल में कानून व्यवस्था बेहाल है। बंगाल पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। इस पॉलिटिकल लड़ाई के दरमियान जो बंगाल के हालात हैं वो बहुत अफसोसनाक है, चौंकाने वाले हैं। जो बंगाल में हालात हैं बता रहे हैं कि आखिर बंगाल में हिंसा कब थमेगी? क्या ये हर चुनाव के लिए अब उदाहरण बन गई? सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं और मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं,
सेंट्रल एजेंसीज रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पे जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। लोगों में भय पैदा करके पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर आप जाओ तो बैलेट बॉक्स उठाकर तृणमूल के लोग भाग जाते हैं और अपनी मर्जी से वोट करते हैं। ये कानून व्यवस्था का चरमराना भी है और लोकतंत्र की हत्या भी है। और ये कहीं नहीं हो रहा, ये बंगाल में ममता बनर्जी जी की नाक के नीचे हो रहा है, बहुत खुले में हो रहा है। और हत्या के रास्ते सत्ता, ये देखने को एक बार नहीं अनेक बार मिला है। अब मैं आपको बताऊं, बंगाल से जो डरा देने वाली तस्वीर, गोली की तस्वीर आपने देख ली, आग लगाने की तस्वीर देख ली, बम देखिए। ये सुतली बम बंगाल में बनते हैं, खुलेआम मिलते हैं, आसानी से कोई भी बम खरीद सकता है चंद रुपयों में, और उसके बाद जहां मन करे वहां बम मार दीजिए। ये बंगाल में आम हो गया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं जगह जगह ये जो मिले हैं, जगह जगह बम पड़े हुए मिले, अलग अलग तरीके से बम बनाए जाते हैं बंगाल में। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बंगाल में बम कल्चर कैसे शुरू हुआ, कहां से आते हैं बम, कौन बनाता है ये बम, आखिर ये बम लोगों तक कैसे आसानी से पहुंच जाते हैं। हर चुनाव में बम चल रहे हैं, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और चुनाव ना भी हो तब भी बम चल रहा है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं कहां से कौन बम फेंक रहा है कोई नहीं जानता, कहां से कौन सा बम आकर गिर जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। ये बंगाल में बमबाजी आम है। बंगाल में पिछले कई चुनाव से हिंसा हो रही है, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में हिंसा हुई। दरअसल बंगाल में बम के इस्तेमाल के कई मामले अब तक आ चुके हैं। बंगाल में अवैध बम बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। राज्य में कई जगहों पर बम बनाने की बाकायदा फैक्ट्री लगी हुई। यहां कई फैक्ट्रियां हैं जहां बम तैयार किए जा रहे हैं। न सिर्फ बम तैयार हो रहे हैं, ये आसानी से खरीदे भी जा सकते हैं, लिए भी जा सकते हैं। कीमत देखिए, 400 से लेकर 1100 रुपए तक में बम मिल जा रहा है। सिर्फ 400 रुपए में बम मिल रहा है जो किसी की जान ले सकता है। पंचायत चुनाव के दौरान हाथों में बम लिए लोग नजर आए। कई जगहों पर बमबारी की घटना भी देखने को मिली। क्रूड बम के साथ हाथ बम भी बनाए जा रहे हैं। क्रूड बम नारियल से तैयार होता है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, नारियल में बम बना देते हैं। बंगाल में चुनावी सीजन में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है। बीरभूम में कुछ दिन पहले 20 बम बरामद हुए थे। टीएमसी दफ्तर के पीछे घर से इन बमों की बरामदगी की गई थी। 17 जून को बीरभूम से 28 क्रूड बम बरामद हुए थे। इन बमों को 2 बाल्टियों में रखा गया था। पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सवाल लेकिन अभी भी है कि बंगाल में लोग रहते कैसे हैं, बंगाल में लोग घर से निकल कैसे पा रहे हैं इन हालातों में। बेशक डरे होंगे, खौफजदा होंगे, घबराए होंगे, कब कौन सी भीड़ कहां से आएगी, मारकर चली जाएगी। लोगों को सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। इसी टाइम 9:30 बजे तृणमूल का गुंडा घुस गया और उन्होंने छप्पा मारना शुरू कर दिया। 50-60 आदमी आके ये लोग गोली बम लाके बहुत मारा है। 50-60 आदमी था। 50-60 आदमी था। 50-60 आदमी था। कौन दल का वो पता नहीं। हाँ, किस दल के पता नहीं। नहीं, हाँ। आचमका आके यहाँ बमबाजी किया है, करके निकल गया। 5, 6, 7, 8 पीस बमबाजी हो रहा है। हम लोग सब आतंक में रहेगा और घर में एक कोन में चला गया घुसकर। उसके बाद फिर बम पड़ा। उसके बाद 113 नंबर बूथ का जो बैलेट बॉक्स है पूरा पानी डाल दिया। सब तोड़फोड़, क्योंकि तृणमूल का दुष्कृत्य आकर यहाँ पर लूटपाट मचा रहे थे। फिर भी अंदर में छापा वोट मार रहे थे। पब्लिक ने देख लिया, फिर उस लोगों ने रियायत नहीं किया, फिर ढूक कर सब तोड़फोड़ करके जाल ढाल दिया तो पानी गिर गया। 100, 150 लोग आकर मुख्य फेट्टी बात कर यहाँ पर तांडव कर रहा है, छप्पा मार रहा था। कुछ मॉब, एक बहुत सारा मॉब, अराउंड 100 और 200
उस दर्जे से आए और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। हम लोगों को जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूं, कोई सुरक्षित नहीं बंगाल में। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन पर हमला हो गया, देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के मजूमदार, उन पर हमला हो गया। ये एक तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है, देख रहे हैं बीजेपी बंगाल की सड़कों पर निकली कि ये क्या तमाशा हो रहा है, ऐसे कोई शख्स कैसे वोट देने जा सकता है। सड़कों पर निकले लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी के वर्कर को आप देख रहे हैं चुनाव आयोग पहुंचाइए, बीजेपी का वर्कर हाथ में झंडा लेकर। ऐसे हालात थे, लोग चुनाव आयोग पहुंच रहे थे। अब गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए। अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया है और जल्द ही और बड़ा एक्शन होने वाला है। जरा देखिए अमित शाह का एक्शन क्या है। बंगाल में हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्रालय है। हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने शुभेंदु अधिकारी से बात की है। बंगाल प्रभारी मंगल पांडे ने भी नड्डा से बात की है। बीजेपी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी, ये जेपी नड्डा का कहना है। लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से आगे ले जाएंगे। बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है। बंगाल के अंदर टीएमसी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला। चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। जिसको लोकतंत्र का पर्व होना चाहिए था वो लोकतंत्र का काला दिवस साबित हो रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ किस प्रकार का खुला खिलवाड़ हो रहा है और हिंसा का नंगा नाच जैसे चल रहा है। कहीं पर पोलिंग बूथ में किस प्रकार से आगजनी की जा रही है, कहीं पर बैलेट पेपर को पहले से ही, चुनाव से पहले ही स्टैंप किया जा रहा है, कहीं पर कार्यकर्ता बॉम्ब फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, कहीं पर हिंसा की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये जो नजारा दिखाई दे रहा है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बंगाल का नजारा नहीं है, ये ममता बनर्जी के और टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडेड कल्चर के बंगाल का नजारा है, जहां पर मां माटी मानुष कोई सुरक्षित नहीं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पुलिस भी बची हुई नहीं है बंगाल में। बंगाल की ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बंगाल में पुलिस के साथ झड़प हो गई, लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां वोटिंग हो रही थी वहां लोग चले गए, हाथों में पत्थर है, पुलिस से लड़ रहे हैं। आइए अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय की गई थी। ये देख रहे हैं वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस आप देख रहे हैं, साथ में सेंटर से जो फोर्सेस गई, कोर्ट के कहने पर वो फोर्स भी मौजूद थी। उसके बाद ये हाल है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, क्या बंगाल में चुनाव रद्द हो जाएंगे जो हालात बने हुए हैं? क्या पंचायत चुनाव जो हो चुके हैं, स्थिति यह है कि चुनाव रद्द कर दिए जाएं, वही एक विकल्प है। पंचायत चुनाव में हिंसा की पहले से आशंका थी। शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर यह याचिका थी और याचिका में 2021 चुनाव के बाद हिंसा का हवाला दिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश का विरोध किया था। अब सोचिए, राज्य चुनाव आयोग कह रहा था जरूरत ही नहीं है सेंट्रल फोर्सेस की, तब ये हालात आप देख रहे हैं बंगाल में। मतगणना के 10 दिन बाद तक केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश थे। चुनाव को लेकर 65,000 केंद्रीय पुलिस जवान तैनात किए गए, 70,000 राज्य पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। हिंसा के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बंगाल में पंचायत चुनाव रद्द करने की भी मांग की गई है। तो बंगाल की तस्वीर सभी को झकझोर रही है, क्योंकि पूरे देश में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं सिवाय बंगाल के। इसलिए सवाल बड़ा है कि कौन है बंगाल में जो आग लगा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है,
हिंदू बन जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस महिला की, ये है तस्वीर। ये जो लड़की है ये पाकिस्तान से आई है, नाम है सीमा गुलाम हैदर। पाकिस्तान से भारत आ गई और भारत आने के बाद यहां एक शख्स से प्यार करती है, इसलिए आई और अब चाहती है भारत में ही रहना। सीमा नहीं चाहती है भारत से वापस जाना। सीमा की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन सीमा गिरफ्तारी के बाद छोड़ दी गई अभी भारत में रहने वाले एक शख्स से प्यार की वजह से बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। अगली तस्वीर दिखाई। आने के बाद सीमा की फौरन गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी सीमा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सीमा भारत में प्रेमी से शादी करके रहना चाहती हैं, गंगा में डुबकी लगाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये सीमा गुलाम हैदर है। सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, अब भारत में रहना चाहती हैं, हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती हैं सीमा। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। गदर फिल्म जैसी कहानी और वैसी ही प्रेम दीवानी। पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान की इस प्रेम कहानी के चर्चे हैं। ये कहानी है पाकिस्तान की उस सीमा की जिसने प्यार के लिए मुल्क और धर्म की सीमाएं तोड़ दी। मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई। सीमा को धमकियां मिली, जेल तक जाना पड़ा, लेकिन सीमा अड़ी है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी से गुहार लगा रही, भारत में बस जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे, मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे। और ये आपको बताते हैं, सीमा पाकिस्तान को ठुकरा रही है। अब वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। वैसे जो वहां रह रहे हैं वो खुद भी वहां नहीं रहना चाहते। देखिए जरा सीमा क्या कह रही है। ये आप देख रहे हैं सीमा को, जो अभी हिंदुस्तान में है और अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जेल से रिहा हो गई। सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीमा ने कहा है कि प्यार के लिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। उसने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। दुनिया को सबूत चाहिए, इसलिए मैं कोर्ट मैरिज भी करूंगी, मैं गंगा भी नहाऊंगी और जो भी कहा जाएगा करूंगी। 3 साल से सचिन को जानती हूं, उनके बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं सचिन से हद से ज्यादा प्यार करती हूं। मैं कराची से हूं और उनके लिए भारत आई हूं, यानी सचिन के लिए। मोदी योगी से गुहार है कि मुझे यहीं रहने दिया जाए, मुझे भारत की नागरिकता भी दी जाए। वो कहती हैं अगर पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा पाकिस्तान में, कराची लौटने पर मेरी हत्या कर दी जाएगी। उनका कहना है भारत का कानून और पूरा सिस्टम बहुत अच्छा है। उसकी तारीफ कर रही है सीमा। पाकिस्तानी हूं, फिर भी लोग यहां सम्मान कर रहे हैं, मेरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, इसलिए अब मैं भारत में रहूंगी, पाकिस्तान कभी वापस नहीं जाऊंगी। सुनिए सीमा गुलाम हैदर क्या कह रही है। सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ और चाहती हूँ, मैं इनको हद से ज्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इनसे शादी करके। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी। जो भी मुझे कहा जाएगा वो करके मैं पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अब इस पूरी स्टोरी में एक पेच है, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेच ये है कि सीमा गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा है। पाकिस्तान में उनके एक पति है, तस्वीर दिखाइए सर, ये आप देख रहे हैं, ये सीमा गुलाम हैदर और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं उनके पति गुलाम हैदर को।
यानी पाकिस्तान में उनके पति हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। सीमा के बारे में आपको बताऊं कि सीमा पाकिस्तान में कहां रहती थी, उनके पति कहां रहते हैं। पति चाह रहे हैं कि सीमा वापस पाकिस्तान आ जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। देखिए जरा, सीमा पाकिस्तान में सिंध के खैरपुर की रहने वाली है। गुलाम हैदर भी सिंध के जकोबाबाद में रहता है। यानी सीमा और गुलाम दोनों बलोच नागरिक हैं। एक मिस कॉल के जरिए गुलाम हैदर के संपर्क में आई, यानी जो पहली शादी हुई वो एक गलती के मिस कॉल के जरिए हुई। दोनों में 3-4 महीने तक फोन पर बात होती रही और इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार वाले इस शादी के विरोध में थे उस वक्त। विरोध के बावजूद सीमा गुलाम ने शादी कर ली। 2014 में शादी के बाद दोनों कराची जाकर रहने लगे। वहां गुलाम मजदूरी करता था और ऑटो चलाने का काम करता था। जिसके बाद गुलाम और सीमा की 3 बेटियां और 1 बेटा भी है। परिवार बढ़ा तो गुलाम पर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। काम की तलाश में 2019 में गुलाम सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब जाने पर उसका संपर्क सीमा से कम हो गया। इस बीच सीमा पबजी गेम के जरिए सचिन के संपर्क में आ गई और भारतीय युवक से सीमा की दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद सीमा, आपको बताऊं, 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है और पाकिस्तान की सीमा कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है। लेकिन अब वो पति हैदर के पास नहीं जाना चाहती है। इस बीच अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सीमा के जो पति हैं गुलाम हैदर। वो वैसे तो बाहर रहते थे। जब सीमा हिंदुस्तान आ गई, मीडिया में खबरें चली तो गुलाम हैदर को पता चला कि पत्नी छोड़कर भारत जा चुकी है और अब उनकी पत्नी सचिन से शादी करना चाहती है जो एक हिंदुस्तानी नागरिक है और पत्नी भारत में है। तो सीमा के पति जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में गुलाम हैदर, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीमा आ तो गई है भारत, लेकिन सीमा अकेले नहीं है। सीमा की गिरफ्तारी हो गई थी। 2 दिन पहले तक सीमा जेल में थी, लेकिन सीमा अकेले नहीं आई। सीमा 4 बच्चों के साथ आई है जो गुलाम हैदर कह रहे थे। उनमें देखिए 3 बेटे और 1 बेटी है। 4 बच्चे सीमा के हैं। सीमा जेल में थी। जब जेल भेजा गया तो बच्चे कहां रहे, तो बच्चों को भी साथ में जेल भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट ने सीमा को जमानत दे दी। देखिए कोर्ट ने क्या कहते हुए जमानत दी। सीमा पाकिस्तान की, सीमा को कोर्ट से राहत मिली है और आपको बताऊं नोएडा की जेवर सिविल कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। जूनियर डिवीजन न्यायाधीश नाजिम अकबर ने सुनवाई की इस मामले में। सीमा के वकीलों ने कोर्ट में दोनों की शादी का खुलासा किया। कहा नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी कर चुके हैं। इसके बाद सीमा हैदर भारत आई है। अब वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। बच्चों की सुरक्षा और देखरेख का हवाला दिया गया। दलील सुनने के बाद जज ने सशर्त जमानत दे दी। सीमा और सचिन पता नहीं बदल सकते हैं अब। यानी सीमा को अपने आशिक प्रेमी सचिन के घर जो रब्बूपुरा नोएडा में है वहीं रहना होगा। जांच में सहयोग करने और देश न छोड़ने की भी शर्त रखी गई है। पुलिस उस पर धोखाधड़ी का केस लगाने की भी तैयारी में थी, लेकिन दलीलें सुनने पर कोर्ट ने धोखाधड़ी की धाराएं हटा दी हैं। साथ ही जांच एजेंसी भी अपना काम करती रहेगी इस मामले में और कानूनी प्रक्रिया में सीमा और सचिन को सहयोग करना होगा। लेकिन सीमा कहां की रहने वाली है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान के कराची में रहती थी। ये देख रहे हैं पाकिस्तान का कराची कैंट, कराची की रहने वाली है। वहां से यहां आई, लेकिन सीमा कैसे आई भारत, सवाल सभी के जहन में है। सीमा के पास न पासपोर्ट न वीजा, लेकिन हिंदुस्तान में दाखिल हो गई तो किस रास्ते से भारत पहुंची, देखिए जरा। सबसे पहले पाकिस्तान के कराची में थी सीमा। वहां से ये दुबई पहुंची।
कहा जा रहा है दुबई में शौहर रहते हैं गुलाम हैदर, तो शायद दुबई इसलिए गई। आरोप यह है कि दुबई में पति से पैसे लिए कि घर का रेनोवेशन कराना है, मरम्मत करानी, और लेकर वो वापस गई काठमांडू। काठमांडू में मुलाकात हुई सचिन से। काठमांडू में मिलने के बाद भारत और नेपाल का बॉर्डर है सोनौली बॉर्डर, सोनौली बॉर्डर पर पहुंची सीमा, वहां से महाराजगंज में एंटर हुई, जिसके बाद दिल्ली आकर रुकी और दिल्ली के बाद नोएडा में फिलहाल ठिकाना है जहां सीमा गुलाम हैदर रह रही हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सवाल बुनियादी यह है कि सीमा आखिर पकड़ी कैसे गई। सीमा भारत तो आ गई थी, उनको लग रहा था कि भारत में वो सचिन के साथ रहने लगेंगी, उनकी कोई तफ्तीश नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमा पकड़ी कैसे गई कि पाकिस्तान की सीमा सचिन के प्यार में हर चुनौती पार करने को तैयार। अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए उसने 12 लाख की जमीन तक बेच डाली। पाकिस्तान से दुबई और नेपाल तक का रास्ता तय किया। 13 मई को सीमा बच्चों के साथ नेपाल से नोएडा आ गई, जहां से सचिन उसे लेकर नोएडा के रब्बूपुरा गांव पहुंच गया। 5 दिन तक दोनों रब्बूपुरा में एक किराए के कमरे में रहे। इसके बाद सचिन ने अपने पिता को सीमा के बारे में बताया। सचिन के पिता ने सीमा को यहां के तौर तरीके अपनाने को कहा। सीमा ने कहा सचिन के साथ रहने के लिए वो कुछ भी करेगी। सचिन के साथ कोर्ट मैरिज के लिए भी तैयार है सीमा। 30 जून को वो बुलंदशहर कोर्ट पहुंची शादी करने के लिए। सचिन पहले ही कोर्ट चला गया, वकीलों से बात की। बाद में सीमा भी बच्चों के साथ शादी के लिए कोर्ट पहुंच गई, मगर पाकिस्तानी होने की बात पर वकीलों ने एतराज जताया। कहा पाकिस्तानी महिला की ऐसे शादी नहीं हो सकती। कोर्ट से ही मामला पुलिस और खुफिया एजेंसी तक पहुंच गया। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो वो गिरफ्तारी में जुट गई। इस बीच सचिन और सीमा रब्बूपुरा से फरार हो गए, लेकिन हरियाणा के बल्लभगढ़ से दोनों को गिरफ्तार किया गया। सीमा के पास 3 आधार कार्ड और 4 मोबाइल मिले। शक होने पर सीमा के प्यार के पीछे हनी ट्रैप का एंगल तो नहीं, इस पर पुलिस ने जांच शुरू की। जब्त दस्तावेजों के साथ सीमा और सचिन कोर्ट में पेश किए गए। सुनिए क्या कुछ कह रही है सीमा। गिरफ्तारी के बाद अब आजाद है, सुनिए जरा। प्यार में यहाँ आई हूँ और चाहती हूँ, मैं इनको हद से ज्यादा चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इनसे शादी करके। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह। यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अब आइए, अब आपको दिखाने जा रहा हूं उस शख्स को जिसके प्यार में सीमा आई है। वो सचिन कौन है? ये है सचिन। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। सीमा सचिन से प्यार करती हैं और इन्हीं सचिन के लिए पाकिस्तान से अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत आई। अब सीमा सचिन के साथ ही रहना चाहती हैं। सीमा सचिन की जो मुलाकात है वो ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई। और पबजी में ऑनलाइन गेम खेलते हुए सीमा और सचिन में बात हुई। सीमा सचिन के इश्क में इस कदर पागल हुई कि पाकिस्तान से भारत आ गई। देखिए जरा, अब सीमा सचिन के साथ रहेंगी। सचिन कौन है, कहां रहते हैं सचिन, ये आपको बताता हूं। तो दरअसल सीमा पबजी गेम से सचिन के संपर्क में आई। वीडियो कॉलिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ी। मार्च में पाकिस्तान से नेपाल पहुंच गई। सीमा से मिलने सचिन भी नेपाल पहुंच गया। काठमांडू में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और 7 दिन तक दोनों नेपाल के होटल में रुके। इसके बाद फिर सीमा पाकिस्तान लौट गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो सचिन के साथ रहेगी। सीमा सचिन से कोर्ट मैरिज को तैयार है। वो हिंदू धर्म भी अपनाना चाहती है और सचिन भी सीमा के बच्चों को अपनाने को तैयार है। उसके हिंदू नाम रखने भी पर भी तैयार है। सचिन के परिवार के लोग भी रिश्ते के लिए तैयार हैं। यानी भारत पाकिस्तान की ये प्रेम कहानी मंजूर है। सुनिए जरा सचिन क्या कुछ कह रहा है। मेरे को 2020 से प्रेम था, 2020 से ये स्टार्ट हुई थी। वो नेपाल से, जिन नेपाल में हमने शादी की थी, तब से ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और अपना तो लिया है ही, और गंगा जी नहाने जाएंगे 1-2 दिन में, साथ रहना चाहते हैं, खुश हैं यहाँ। अब आइए, एक बड़ी पेचीदगी ये है
कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है, भारत आ गई है, लीगल तरीके से नहीं आई है, तो क्या भारत में रह पाएंगी या भारत से वापस जाना पड़ेगा? पाकिस्तान की सीमा भारत में रहना चाहती है। उसने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। काठमांडू में शादी का दावा किया है कि हम तो शादी कर चुके, लेकिन भारत में अब तक शादी नहीं हुई है। कोर्ट मैरिज का वकील विरोध कर रहे हैं क्योंकि सीमा की पहले ही एक शादी हो चुकी है और सीमा का पति से तलाक भी नहीं हुआ है। सीमा सचिन से शादी कर हिंदू बनना चाहती है, यानी वो हिंदू धर्म अपनाने को भी तैयार हैं, लेकिन हिंदू धर्म में एक साथ दो शादी जायज नहीं है। उसे पुराने रिश्ते से पहले अलग होना पड़ेगा, यानी पति गुलाम हैदर से तलाक लेना होगा और सुरक्षा के लिहाज से ही कुछ दिन भारत में रह सकती है, पर बतौर सचिन की पत्नी कानूनी वैधता संभव नहीं दिखती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात सीमा गुलाम हैदर की हो गई, जो पाकिस्तान से भारत आई है। भारत में एक एसडीएम है जिनको लेकर पिछले कई दिनों से बवाल जारी है। हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य आज अचानक लखनऊ पहुंची है, तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह सुबह ज्योति मौर्य लखनऊ पहुंची, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, खबरों में है। कहा गया ज्योति कहां है, लेकिन ज्योति आज लखनऊ पहुंची। क्यों पहुंची है बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ज्योति ने आलोक से शादी की थी। कल ये खबर मैंने आपको दिखाई थी कि आलोक ने कहा उन्होंने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और एसडीएम बन गई तो आलोक को छोड़ दिया। इस मामले में शिकायत हुई है। क्या उस शिकायत के मामले में जवाब देने के लिए ज्योति लखनऊ पहुंची? जरा रिपोर्ट देखिए। विवाद के बीच लखनऊ पहुंची एसडीएम ज्योति मौर्य। बरेली से 250 किलोमीटर दूर लखनऊ में फाइल के साथ दिखी एसडीएम ज्योति। आलोक मौर्य से विवाद के बीच लोक भवन के सामने नजर आई ज्योति मौर्य। प्रयागराज से आलोक ने शिकायत का एक पत्र योगी आदित्यनाथ को भी भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी एसडीएम पत्नी की शिकायत की है। लखनऊ के लोक भवन के बाहर आलोक की पत्नी पीसीएस ज्योति मौर्य नजर आई। अब सवाल उठने लगे, क्या आलोक की शिकायत पर एसडीएम ज्योति की पेशी हुई? क्या आलोक की शिकायतों पर एसडीएम ज्योति को तलब कर लिया गया? क्या आलोक के आरोपों पर ज्योति मौर्य ने जवाब पेश किया? क्योंकि लोक भवन में ही योगी आदित्यनाथ का दफ्तर भी है। अब आइए, अब आपको बताता हूं कि ज्योति पहुंची लोक भवन में। लोक भवन में किसका दफ्तर है, क्या करने गई थी ज्योति, ये देखिए सर। विवाद के बीच एसडीएम ज्योति लखनऊ पहुंची। लोक भवन में कार्मिक विभाग गई थी ज्योति और एसडीएम ज्योति कुछ फाइलें भी अपने साथ लेकर गई थी। दावा यह है कि ज्योति ने अधिकारियों से वहां मुलाकात की है। पति के आरोपों पर अधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई। दावा है पीसीएस ज्योति ने अपना लिखित जवाब सौंपा है। पति के आरोपों पर बंद लिफाफे में जवाब सौंपा है। शिकायत भी की है आईटी एक्ट में पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह भी उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्योति आधिकारिक काम से गई थी। हालांकि इस बारे में ज्योति ने कोई बयान नहीं दिया है कि वो क्यों गई थी। पीसीएस ज्योति के खिलाफ आलोक ने योगी आदित्यनाथ से शिकायत की। इनके पति ने एसडीएम ज्योति का मनीष के साथ अफेयर का आरोप लगाया गया। मनीष दुबे होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट पद पर है। पीसीएस ज्योति मनीष से आलोक ने जान का खतरा बताया है। आरोप लगाया कि मनीष ज्योति हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में आलोक ने पुलिस में भी केस दर्ज कराया है। साथ ही आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में भी शिकायत की है, जहां कमांडेंट है मनीष। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहली बार मनीष कैमरे पर आए। ये मनीष की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है एसडीएम ज्योति जो आरोप लगा रहे हैं उनका पति कि एसडीएम ज्योति और मनीष में संबंध है, इसलिए एसडीएम बनने के बाद सफाई कर्मी पति को छोड़ दिया है। मनीष क्या कुछ कह रहे हैं। मनीष पहली बार कैमरे पर आए। आलोक ने जो आरोप लगाए हैं उस पर मनीष ने जवाब दिया। आलोक कह रहे हैं मैंने पत्नी को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, तो मनीष से रिश्ते हो गए तो मनीष ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया। मनीष ने कहा पढ़ाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना। जहां हम बैठे हैं, यानी जिस पद पर ये दोनों हैं, कोई हमें यहां बिठा नहीं सकता, बना नहीं सकता है। पढ़ाने का दावा कर रहे हैं, पेपर तक नहीं बता सकते, कितने पेपर कितने ऑप्शन ये तक नहीं बता सकते। कह रहे हमने पढ़ाया। मैं हैरत में हूं क्यों इसे इतने बढ़ाया जा रहा है।
मनीष कह रहे हैं पर्सनल मामला था, इसे वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। परेशानी में प्रोफेशनल काम भी सही से नहीं कर पा रहे। हम आम व्यक्ति होते तो अध्यापक होते तो बोल देते, नियमों से बंधे हुए हैं, कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया। एक वीडियो में मनीष दुबे ये बोलते नजर आ रहे हैं, वो वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। वीडियो में पहले मनीष से सवाल भी किए जाते हैं और लेकिन मनीष दुबे जवाब देने से मना कर रहे हैं। उसमें कहते हैं इस बारे में प्लीज मैं हाथ जोड़ सकता हूं आपके आगे। ज्योति कांड में नाम आने के बाद मनीष का ट्रांसफर हो गया है। खबर यह है महोबा में होमगार्ड का जिला कमांडेंट बना दिया गया है उन्हें और शुक्रवार को महोबा में मनीष ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में मनीष की शिकायत की थी और जांच के बाद एक्शन की संभावना जताई जा रही है। मुख्यालय ने प्रयागराज डीआईजी को जांच के आदेश दिए हैं। अगले सप्ताह इस मामले में जांच रिपोर्ट आ सकती है। सुनिए, पहली बार आप कैमरे पर सुनने जा रहे हैं मनीष दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही। और मुझे इस सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच में 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, मान लेते हैं उससे एक कितने पेपर होते हैं शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, तो वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज को इतना बड़ा चला दिया, मैं भी हद तक है, पर्सनल मामला था। इस चीज को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। व्यक्तिगत चीज को पब्लिक बना दिया गया, अब उस पर हम चलते अपनी बाइट में, तो इससे हमारी समस्याएं सुलझेंगी नहीं, बहुत क्लियर जाएंगी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील अश्विनी दुबे की। आखिर किस पर कार्रवाई होगी? एसडीएम पर कार्रवाई होगी, मनीष दुबे पर कार्रवाई होगी, किस पर होगी? सुनिए जरा। जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता और पति को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो कोर्ट का फोरम खुला हुआ है। इसको सोशल मीडिया पर लेकर जाके चरित्र हनन करने का, डिग्निटी के ऊपर प्रश्न खड़ा करने का, ये समाज में गलत मैसेज देने का एक, जो भी लोग प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट हो रहे हैं, जो अपने पत्नियों को, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उनके बीच में गलत मैसेज देने का मैं समझता हूं कि ये समाज का विकेंद्रीकरण हो रहा है। जो एसडीएम है वो जिम्मेदार है, उतना ही उतना उनके पति है। दूसरा, नौकरी जाने की बात इसलिए नहीं क्योंकि नौकरी में उन्होंने अपने किसी जो उनका खास तौर से काम करने का जो उनका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूं एक और आरोप लग रहा है। आरोप यह लग रहा है कि ये जो शादी का कार्ड कल मैंने आपको दिखाया था, कहा जा रहा है कि आलोक ने इसमें सच छिपाया। आलोक ने कहा वो ग्राम विकास अधिकारी है, लेकिन आलोक सफाई कर्मी निकले। लेकिन एक सच ये भी है कि ज्योति ने भी एक झूठ बोला है। ये आरोप लग रहे हैं कि ज्योति के नाम के नीचे लिखा अध्यापिका। आरोप यह लग रहा है कि ज्योति ने फर्जी डिग्री के जरिए अध्यापिका की नौकरी हासिल की। यह उनके पति आलोक का आरोप है। देखिए, कहा गया एसडीएम ज्योति पर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य पर एक नया आरोप लगा। आरोप है कि ज्योति ने पहली नौकरी फर्जीवाड़े से पाई। ज्योति पहले सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षिका थी। आलोक ने इसी नौकरी के लिए फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। ज्योति मौर्य 2011 की विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती हुई 2011 में। आरोप है ज्योति ने क्या किया कि नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट लगा दी, आवेदन पत्र में गलत सूचना भरकर प्रशिक्षण पूरा किया, फॉर्म में पासिंग डेट सोमवार जून 27, 2011 लिखा है, 2011 में पास हो गई, जबकि बीएड मार्कशीट पर पासिंग डेट 25 जून एक साल बाद की 2012 लिखा है। ज्योति ने बीएड 2011 की मार्कशीट फर्जी तरीके से बनवाकर लगवाई, यह आरोप है, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट ज्योति की बीएड 2012 की मिली। बेसिक शिक्षा परिषद से आलोक मौर्य ने इस मामले की शिकायत की। शिकायत के साथ फर्जी मार्कशीट की फोटो स्टेट भी भेजी है। इसके साथ ही बीएड की असली मार्कशीट की कॉपी भी लगाई गई है। फिलहाल अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद ने जवाब नहीं दिया है। सुनिए इस मामले में सियासतदान ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। मेरा तो ये राय है कि अगर जीवन भर मैं देख रहा हूं पुरुष करे तो अच्छा है, पुरुष करे तो रासलीला, अगर महिला करे तो करेक्टर ढीला है।
एक महिला ने छोड़ा पति को तो पूरे देश में बवाल है, और लाखों महिलाओं को पुरुषों ने छोड़ा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। इस पे विचार होना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज दिन भर सियासी हलचल रही, भ्रष्टाचार पर वार और विपक्ष लाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, जमकर तेलंगाना के सीएम केसीआर पर बरसे पीएम। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी होने, अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद वारंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, अगली तस्वीर दिखाइए। और उसके बाद गाय को देख रहे हैं, गौवंश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्तियां खिलाई, अगली तस्वीर दिखाई। प्रधानमंत्री उसके बाद राजस्थान पहुंचे, ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री, दोनों तरफ आप राइडर्स देख रहे हैं, साइकिल राइडर्स प्रधानमंत्री के काफिले के दोनों तरफ चल रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये एक तस्वीर थी, दूसरी तस्वीर है। राहुल गांधी देखिए धान के खेत में खड़े हैं, इधर एक कैमरा, इधर दूसरा कैमरा, इधर तीसरा कैमरा। ये राहुल गांधी धान बो रहे थे, लेकिन ये देखिए ट्रैक्टर पर चढ़े, इधर ये कैमरा है। तो ये जो तस्वीर है, ठीक चुनाव से पहले राहुल खेत में जाना पड़ा, वो भी कैमरा के साथ जाना पड़ा। जरा पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा आगे की कहानी। एक दिन दो तस्वीरें। एक देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री की कुर्सी के घोषित कांग्रेस उम्मीदवार। दोनों के अंदाज अलग है, दोनों के मकसद अलग है। एक सत्ता का फायदा जनता तक पहुंचाने में जुटा है, दूसरा सत्ता के सिंहासन पर खुद को बिठाने के लिए कोशिशों में जुटा है। लाइट, कैमरा, एक्शन की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली से शिमला के रास्ते में राहुल हरियाणा के सोनीपत में सीधे धान के खेत पहुंच गए। जूता खोला, फुल पैंट मोड़ी, कैमरे की सेटिंग कराई और उतर गए धान की रोपाई के लिए। खेतिहर मजदूरों के साथ धान की रोपाई की, ट्रैक्टर से खेत भी जोता और निकल गए शिमला के लिए। लेकिन राहुल को एक कौन बताए कि लाइट, कैमरा, एक्शन की उनकी ये सियासत तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक इसका सरोकार जनता से न जुड़ा हो। और इसलिए राहुल को सियासी धान बोने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की नकल करनी चाहिए, जो देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल में उतरने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, राज्यों के विकास के लिए खजाना खोल देते हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे, लेकिन महाराष्ट्र में शाम आग की खेल जारी है। महाराष्ट्र में शिंदे साइड क्या हो रहा है और उद्धव की तरफ क्या हो रहा है, ये आपको बताऊंगा। शिंदे गुट के 40 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है। खबर है विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नोटिस भेजा है
और शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ शिकायत थी। इन सभी विधायकों पर पार्टी से बगावत के आरोप हैं, जिसके बाद सभी विधायकों को नोटिस भेजा गया है। उद्धव खेमे के 14 विधायकों को भी नोटिस भेजा गया है। इन सब से बगावत पर पक्ष रखने को कहा गया है। विधायकों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगे गए हैं। इस बीच शरद पवार ने भी सफाई दी है। सफाई ये कहा है उनकी बातचीत बीजेपी से हुई थी। यह बातचीत 2014, 2017, 2019 में हुई थी, लेकिन विचारधारा की वजह से समझौता नहीं हुआ। दरअसल शरद पवार यहां थोड़ी चालाकी कर रहे हैं। सवाल है कि क्या उन्हें बीजेपी की विचारधारा नहीं पता थी? सवाल यह भी कि शिवसेना से आखिर समझौता क्यों किया, अगर बात विचारधारा की थी। इस बीच शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे पर निकल गए और सतारा के बाद पवार आज नासिक के येवला पहुंचे। नासिक इलाके में छगन भुजबल का खासा दबदबा माना जाता है। उद्धव ठाकरे ने भी दौरे का ऐलान किया है। तो शरद पवार फिलहाल एक्शन में है, क्योंकि शरद पवार को जो भतीजे ने झटका दिया है, उसके बाद शरद पवार पूरी कोशिश में है ये जानने और समझने के कि उनकी ताकत में कुछ कमी ना हो। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल,